हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज पढ़ते हैं अम्ल, क्षारक और लवण के अगला टॉपिक। चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं आगे चल के। हाँ दोस्तों, अगला टॉपिक है कि अम्ल और क्षारक में अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसेस। यानी कि अम्ल और क्षारक में अंतर क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे लोग। चलिए बढ़ते हैं लोग बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पे लिखे हैं अम्ल, उसके बाद क्षारक, यानी कि इसमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अम्ल में, उम्मीद है कि आप लोग के पिछले वाले वीडियो देख चुके होंगे। अगर देख चुके होंगे तो यहाँ पे अम्ल और क्षारक में बहुत आसानी से अंतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। कह रहा है कि अम्ल में इसका स्वाद खट्टा होता है। तो अम्ल ऑलरेडी आप लोग को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो ये कह रहा है कि पहला तो एक हो गया कि इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। और क्षारक में क्या होता है, इसका स्वाद खारा होता है। इसका स्वाद क्या होता है, खारा होता है। और अम्ल में क्या होता है, खट्टा होता है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि अम्ल में यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। इसको भी आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बता दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अम्ल का जो कह रहा है कि ये नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। और क्षारक में क्या करता है, ये लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। अम्ल में नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षारक में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। ये मेथिल ऑरेंज को लाल करता है, ये मेथिल ऑरेंज को पीला करता है। यानी कि अम्ल जो होता है मेथिल ऑरेंज को क्या करता है, लाल कर देता है, लाल कर देता है। और इसमें क्या कर देता है, पीला कर देता है। किसमें, क्षारक में। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। अम्ल जो होता है, अम्ल का परिभाषा है H आयन प्रदान करता है, उसको बोलते हैं अम्ल। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। क्षारक में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH-। अम्ल में क्या देता है, H+ देता है और क्षारक में OH- देता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे अगला देखेंगे। कह रहा है कि यह क्षारक को उदासीन कर देता है। कौन, अम्ल। अम्ल जो होता है क्षारक को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। और यह अम्ल को उदासीन कर देता है क्षारक को। ये याद करिएगा कि अम्ल में है, अम्ल में यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि जो अम्ल में क्या कर देता है, ये क्षारक को उदासीन कर देता है। और ये क्षारक में क्या, अम्ल को उदासीन कर देता है। ये बोलिए, अम्ल कहेगा तो उसका उल्टा होगा, क्षारक को उदासीन करेगा। और क्षारक कहेगा तो अम्ल होगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगला देखेंगे। कह रहे कि इसका pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। यानी कि अम्ल जो होगा 7 से उसका pH मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि 7 से कम कहने का मतलब 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, ऐसे करके ये ऐसे बढ़ते जाएगा। वहीं कहेगा क्षारक में तो 7 से अधिक, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। यानी कि 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आया। अगर समझ में आया तो इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि क्षारक और क्षार में अंतर। और उधर तो पीछे पढ़े हैं कि अम्ल और क्षारक में अंतर, यहाँ पे पढ़ेंगे क्षारक और क्षार। क्षार और क्षारक क्या होता है यहाँ पे पढ़ेंगे। कह रहा है कि क्षारक जो होता है, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। जो क्षारक होते हैं सभी क्षारक जल में नहीं घुलता है। यानी कि विलय कहने का अर्थ हुआ जल में नहीं घुलेगा। कह रहा है कि सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, यानी कि सभी क्षारक जल में नहीं घुलता है। वहीं क्षार में कह रहा है कि सभी क्षार जल में विलय हो जाते हैं। यानी कि सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं और सभी क्षार जल में विलय हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं। आगे देखेंगे। कह रहा है कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, यानी कि जो क्षारक होगा क्षार नहीं होगा। और वहीं कह रहा है कि क्षार में, क्षार जो होगा, सभी क्षार
क्षारक हो जाएगा लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होगा। ये क्षारक हो जाएगा लेकिन क्षारक क्षार नहीं होगा। तो ये उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये VVI है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है कि सभी क्षारक होते हैं या नहीं। ऐसे करके ऑप्शन में दे देगा, अब पूछ लेता है। अब देखेंगे आगे, दैनिक जीवन में pH का महत्व, यानी कि दैनिक हमारे जीवन में pH का महत्व कहाँ कहाँ पड़ता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत सारा pH मान की आवश्यकता हर जगह पड़ता है। जैसे में देखेंगे कि पाचन तंत्र में भी इसका उपयोग होता है। पाचन तंत्र में इसका उपयोग होता है। pH का महत्व हम लोग के शरीर में भी होता है। किसके, जो खाना खाते हैं तो वहाँ पे pH जो होता है, जिसको बोलते हैं HCl अम्ल होता है, उसके कारण हम लोग के पाचन अच्छा से हो पाता है। उसके बाद से मुंह के pH मान भी होता है। जो हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, उस खाना को तोड़ता है और हमारे शरीर के अंदर तक पहुंचाता है, जिसके कारण से भोजन अच्छा से पच पाता है। तो वहाँ पे भी होता है pH का महत्व। उसके बाद से दांतों को जो क्षय होता है pH के कारण ही वो परिवर्तित होते रहता है, तो क्षय भी होता है। उसके बाद से बहुत सारा पेड़ में भी होता है, भूमि में भी होता है, pH का महत्व होता है हर एक, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में हर जगह pH का महत्व होता है। और यहाँ पे अगर pH हमारे शरीर में अगर लिमिट ना रहे, सीमित ना रहे, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा यानी कि क्षार हो जाएगा, तब भी हमारा शरीर बुखार उखार हो सकता है। और अम्ल भी होगा तब भी हमारा शरीर बुखार उखार या अनेक तरह की बीमारी हो जाएगा। तो यानी कि दैनिक जीवन में pH का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हर बार पूछता है। कभी कभी पूछता है कि हमारे शरीर का pH परास कितना होता है या pH मान कितना होता है। तो हमारे शरीर का pH मान होता है लगभग स्थिर रहता है, कभी कभी घट बढ़ सकता है लेकिन स्थिर रहता है। वो कितना तक रहता है, 7.0 से लेके 7.8 तक हम लोग के शरीर का परास होता है। pH मान जो कहता है लगभग हम लोग के सीमित रहता है, लेकिन pH मान पूछेगा अलग होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि शरीर का परास कितना होता है, हम लोग के शरीर का परास कितना होता है, तो 7.0 से 7.8। वहीं pH मान पूछेगा तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे परास पूछेगा तो ये 7.0 से 7.8 होता है। उसके बाद से इसके बीच ही होता है। अगला देख कि जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। हम लोग बोलते हैं कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, या कोई कोई पूछता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो जब बारिश होता है तो उसका जो pH मान होता है 5.6 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि 5.6 से कम हो जाएगा, तब उसी को क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा, यानी कि एसिड रेन। तो इसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जब वर्षा जल का मान pH मान 5.6 से क्या होगा, कम होगा। कम होने का मतलब 5.6 है तो 5.4, 3, 2, 1 ऐसे करके कम होते जाएगा। तो जैसे 5.6 है तो 4 हो जाएगा, ऐसे कम होते जाएगा, तो उसको बोलेंगे अम्लीय वर्षा। आगे देखेंगे, ये मेन पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से अगला है कि पौधों के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी, यानी कि उपजाऊ मिट्टी। आदर्श मिट्टी का होने का अर्थ हुआ कि उपजाऊ मिट्टी के pH परास 7 से 7.6 तक होता है। यानी कि जो हम लोग पौधे लगाते हैं उसका विकास जो होता है, कहाँ पे लगाएं पौधा कि वो विकास कर पाए। तो यानी कि हम उपजाऊ मिट्टी पहले चेक करेंगे कि उसका मिट्टी का pH मान कितना है। जब मिट्टी का pH परास 7 से 7.6 तक हो जाएगा तब वो वहाँ पे पेड़ लगाएंगे तो पौधा का विकास अच्छा होगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। प्लीज़ सपोर्ट मी दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।